स्टूडेंटों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये है भैया हिंदी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2027 हिंदी वाले पेपर में आने वाला है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो भैया गेस्ट पेपर से लिया गया है, मतलब इसमें सारा गेस्ट पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आपने ये पूरा पेपर तैयार कर लिया तो आपको हिंदी में 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये है 2027 हिंदी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर। इसमें जो भी क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपको हाथ में भैया हिंदी का पेपर दिया जाएगा, आप बोर्ड हॉल में चले गए, आपके हाथ में हिंदी का पेपर दिया गया, तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना, अनुक्रमांक, अपना अनुक्रमांक और नाम। जैसे आपका अनुक्रमांक है 22 13 71 95, तो अपना अनुक्रमांक लिख देना और अपना नाम। जैसे मेरा नाम है सरमन गोस्वामी। ठीक है, तो ऐसे आप अपना नाम और अनुक्रमांक सबसे पहले लिख देना, क्योंकि जो आपके क्लासरूम में टीचर होंगे वो चेक करेंगे। अब ये 2027 का हिंदी का गेस्ट पेपर है, बहुत ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। ठीक है, अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा बिल्कुल, और पूरा सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। देखो पेपर कोड है 801 डीसी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर कोड है। ठीक है, एंड अब सबसे पहले आपके पास जो समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट पढ़ना है और देखना आपको कितना नंबर आता है। पूर्णांक जो रहेगा वो 70 नंबर का, पूरा पेपर जो आपका रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। तो पेपर हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं निर्देश। देखो निर्देश आप लोग 2 मिनट जरूर पढ़ लिया करो। ठीक है, देखो निर्देश है पहला, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। शुरुआत के 15 मिनट होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड आ एंड खंड बा। ठीक है, अब 2 खंड में खंड आ जो होगा, देखो खंड आ 1 अंक का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसका आंसर ओएमआर सीट पर देना है। खंड आ जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको ओएमआर सीट पर देना है। ठीक है, एंड खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर ही आप ओएमआर सीट पर उत्तर दें। लेकिन ओएमआर सीट पर उत्तर देने के पश्चात ना तो आपको काटना है, ना इरेजर का प्रयोग करना, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, कि आपको इन सब का यूज नहीं करना, वरना आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में चला जाएगा। एंड प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, 2 अंक का है, 3 अंक का है, 4 अंक का है। ठीक है, एंड खंड बा जो है 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है। खंड बा जो रहेगा वो 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न रहेगा और खंड बा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें। जो खंड बा है वो सभी प्रश्न आपको एक साथ करना, जो कि कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे खंड आ, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपका 20 में 20 नंबर पक्का कराएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट हो रहा है खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, आपको सबसे पहले पेपर में जो एमसीक्यू प्रश्न है वो दिया जाएगा। अब एमसीक्यू प्रश्न जो आएगा 20 में 20 अंक का आएगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न आप देखो कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो चाहे आपसे रस मीमांसा पूछ ले या फिर आपसे चिंतामणि, भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है चिंतामणि। ठीक है, आपसे चाहे जो पूछे वो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, गुलाब राय नहीं है, भगवत शरण उपाध्याय नहीं है, जयप्रकाश भारती नहीं है, इसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चाहे आपका चिंतामणि हो या रस मीमांसा हो या त्रिवेणी हो, इन सब के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ मेरे प्यारे रसगुल्लो। दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो रक्षाबंधन, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बच्चों। रक्षाबंधन जो नाटक है इसके जो नाटककार हैं वो कौन है? तो देखो उपेंद्र नाथ अशक नहीं है, राम कुमार वर्मा नहीं है मेरे प्यारे लाडलो, हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। हरिकृष्ण प्रेमी जी, खा वाला ऑप्शन हमारा सही है कि हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं भैया रक्षाबंधन नाटक के नाटककार। तीसरा नंबर क्वेश्चन, छायावाद युग की मुख्य विशेषता। देखो छायावाद युग की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, जल्दी से बताओ। छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है? छायावाद का मतलब होता है, जानते हो, छाया, छाया का मतलब होता है जो छाया हमें प्रकृति से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। तो प्रकृति का
मानवीकरण, यानी कि हमारा का वाला ऑप्शन सही है और सारा हमारा गलत है। एक एक प्रश्न को आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। आप लोगों को मैं ऐसे सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर कराने वाला हूं, बस आप लोग बहुत ध्यान से समझो, एक एक क्वेश्चन को आपको कर लेना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। देखो कथन और कारण वाला, देखो इसमें कथन ए है और कारण आर है, ठीक है। इसमें देखो आपका लिखा हुआ शुक्ल युग में हिंदी गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ, 1 नंबर का। जो शुक्ल युग है इसमें हिंदी गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ, बिल्कुल सही है। और इस युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना और निबंध पर विशेष बल दिया, बिल्कुल सही, ये आपका बिल्कुल सही है। तो कथन ए और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, का वाला ऑप्शन सही है और सारा हमारा गलत है, ठीक है। देखो कथन और कारण वाले में मैंने हिंदी वाले में ज्यादातर देखा है का व फिर गा वाला, यानी कि ए या फिर सी वाला ही ज्यादातर सही होता है, ये बात ध्यान रखना। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग समझ लो। देखो यहां लिखा हुआ है माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक है, 1 नंबर का। माटी हो गई सोना, जो ये संस्मरण है इसके लेखक कौन है? तो वो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। कौन है? प्रभाकर जी हैं भैया। माटी हो गई सोना इसके लेखक। यहां से 5 में 5 क्वेश्चंस आप लोगों ने बिल्कुल क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित में रीति काल की कालावधि, देखो रीति काल कब से कब तक माना जाता है? तो आप याद रखना कि 1643 से 1843 तक हमारा रीति काल होता है। 1643 से 1843 तक, अब तक जो है वो मॉडर्न युग है, ठीक है, यानी कि जो आधुनिक काल है, ठीक है। ये हमारा 6 क्वेश्चन हो चुका है। अब देखो एक क्वेश्चन आपका मिलान वाला आएगा। देखो मिलान वाला सबसे पहले यहां देखो 7 नंबर की उचित कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। या ए वाला है, वी वाला है, सी वाला है, ठीक है ये। एंड ऑप्शन नंबर का है, खा है, गा है, घा है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मिलान में है क्या। देखो बहुत ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। सूची फर्स्ट है और यहां सूची सेकंड है। देखो बिहारी है, मैथिली शरणगुप्त हैं एंड जयशंकर प्रसाद जी हैं। द्विवेदी युग है, रीतिकाल छायावादी। देखो सभी को पता है जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। और बिहारी एंड हमारा मैथिली शरणगुप्त, देखो बिहारी को सभी को पता है रीतिकालीन है, मैथिली शरणगुप्त हमारा द्विवेदी युग से है, ठीक है। तो यानी कि ए वाले का आपका दूसरा, ठीक है, और सी वाले का तीसरा। ए वाले का दूसरा है, ध्यान देना, ठीक है, ए वाले का दूसरा। 7वां नंबर क्वेश्चन है ना, ए वाले का जो है वो दूसरा है। देखो ए वाले का दूसरा और तीसरे का तीसरा, ये बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। मिलान 1 नंबर का जरूर आएगा और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नया जो पेपर पैटर्न, इसमें एक क्वेश्चन यानी कि मिलान का है और एक आप लोगों का नया जो है कथन और कारण वाला, ठीक है। 2026 से आ रहा है, 2027 में तो जरूर ही आएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 वाला समझते हैं। देखो लिखा हुआ है तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया? तार सप्तक के कवि जो है वो अज्ञेय ने क्या कहा था? राहों का अन्वेषी कहा था। क्या कहा था बच्चों? राहों का अन्वेषी कहा था, ठीक है। तो राहों का अन्वेषी कहा था, साहित्य सहचर नहीं कहा था, नई धारा के साथी नहीं कहा था, पथ के साथी नहीं, वो क्या कहा था? वो कहा था राहों का अन्वेषी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, 1 नंबर का। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। का वाला ऑप्शन सही है और सारा हमारा गलत है। निराला जी हैं भैया राम की शक्ति पूजा के जो रचनाकार, ठीक है। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन, एक और कथन और कारण वाला आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ये पद से है। कथन है ए वाला कि देखो रीति काल को हिंदी कविता का श्रृंगार काल कहा जाता है, बिल्कुल सही, रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। कारण आ रहा है इस काल में कवियों ने श्रृंगार पर विशेष बल दिया, बिल्कुल सही, ठीक है। यानी कि आपका कथन और कारण दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है, हमारा ए वाला ही सही है, ठीक है।
समझ में आ गया ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 में 10 प्रश्न हम लोग समझ चुके हैं। देखो आप लोग बोर्ड हॉल में जाने से पहले ये पेपर जो गेस्ट पेपर है बच्चा, ये तैयार करके ही जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन समझो, यहां से हमारा व्याकरण का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। हम कह सकते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो करुण रस का स्थायी भाव, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही रस है, एक हास्य रस, एक हास्य, एक करुण रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, यानी कि हंसना, और करुण रस का शोक होता है, अर्थात दुख प्रकट करना। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां 2 चीजें आपका क्लियर है, क्रोध नहीं होगा, हास्य नहीं होगा, शोक होगा, शोक प्रकट करना। ठीक है, जब आपका कोई मन चाहे चीज नष्ट हो जाए, ठीक है, तो शोक प्रकट होता है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आहुति से गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। अब सी शब्द आ गया, बताओ कौन सा अलंकार है? सभी को पता है, अगर सी सा ये शब्द आ जाए, उपमा अलंकार, आप आंख मूंद के लगा दो। अगर मन मानो जन जानो मनहु जनहु शब्द आ जाए तो आप उत्तर बड़े छा अलंकार लगा देना। ठीक है, वैसे तो यहां हमें भैया खा वाला सही है, उपमा अलंकार होगा। 12 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताओ सोरठा क्या है? सोरठा किस प्रकार का छंद है बच्चा? सोरठा किस प्रकार का छंद है? 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट। सोरठा जो है हमेशा याद रखना कि दोहा एंड सोर, ये हमारा जो सोरठा है वो एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। क्या होता है? अर्ध सम्मात्रिक। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, विषम नहीं, सम्मात्रिक नहीं, हमारा अर्ध सम्मात्रिक होता है सोरठा। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति परिश्रमी, यानी कि परिश्रमी होते हैं वह अवश्य सफल होते हैं। परिश्रमी कर लेना। ठीक है, वाक्य का सरल वाच्य, सरल वाच्य का मतलब होता है वाक्य का जितना छोटा। अब इन चारों में देखो सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है? ये यहां तक है, ये यहां तक, ये यहां तक, ये यहां तक, तो यही लगा दो भैया, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होते हैं। खा वाला ऑप्शन सही है, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होते हैं, जो छोटा है वही लगा दो। सरल का मतलब होता है जितना छोटा बना सको। ठीक है, बात ध्यान रखो, मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं। मान लो कोई एमसीक्यू प्रश्न नहीं आ रहा है तो अभी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, जिंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, आप ट्रिक से भी करके आओगे। आगे आ जाओ, यह एक क्वेश्चन है 15 नंबर। लिखा हुआ है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर जो वाक्य होता है, वाक्य के कितने भेद होते हैं? और आप लोग कमेंट करना कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर तो अर्थ के आधार पर 4 नहीं होते हैं, 2 नहीं होते, 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं। अगर हम अर्थ के आधार पर देखें तो वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, हम अर्थ के आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखो कि प्रातः काल घूमने जाया करो ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। प्रातः काल यानी कि प्रातः काल आप घूमने जाया करो ताकि आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। अब आपको यहां ये बताना है कि इसमें हमारा संबोधन अव्यय है या विस्मयाद बोधक अव्यय है या समुच्चय बोधक अव्यय है या क्रिया विशेषण बोधक अव्यय है। बताओ इसमें हमारा कौन सा है? क्रिया विशेषण बोधक अव्यय है। क्या है? क्रिया विशेषण बोधक अव्यय है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो आपका एक समास वाला क्वेश्चन, अगर आप लोग कहोगे तो समास का मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, टेंशन मत लो। देखो 17 नंबर है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी मतलब आगे 3 शब्द आ गया, मतलब गिनती आ गया। जैसे पंचवटी, आगे 5 शब्द आ गया, तो ऐसे समास हमेशा याद रखना कि वो हमारा द्विगु समास होता है। क्या होता है? 2 ही समास है आपके सिलेबस में क्लास में, द्विगु समास। और अगर जैसे माता हाइफन पिता आ जाए तो ये याद रखना, ये हमारा द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें हमारा द्वंद्व नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, अव्ययीभाव नहीं होगा, द्विगु समास होगा। कौन सा होगा? द्विगु समास। ठीक है, ऐसे ऐसे जो ट्रिक हैं आप लोग हमेशा याद रखा करो भाई, आपको हमेशा काम आएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में भैया कर्ता की नहीं बल्कि कर्म की ही प्रधानता होगी। कर्मवाच्य में कर्म की ही प्रधानता होगी। ठीक है, क्योंकि कर्मवाच्य है, अगर कर्तावाच्य होता कृतवाच्य तो कर्ता की प्रधानता होती। ये हमारा 18 क्वेश्चन हो चुका है। और अब हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो लिखा हुआ है कि 19 नंबर प्रश्न ध्यान से समझो कि तेसाम में विभक्ति और वचन है। तेसाम याद करो, तेसाम वाला तो वो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। गा वाला ऑप्शन सही है, पंचमी नहीं है, सप्तमी नहीं है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ जाओ हम लोग देख लेते हैं बच्चों। 20 नंबर देखो, 20 नंबर
कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, एक नंबर का सर्वनाम। मनुष्य एक नाउन है तो ये नहीं है, कोई एक हमारा सर्वनाम है, बचपन एक क्रिया है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 20 में 20 MCQ प्रश्न। ये MCQ प्रश्न पेपर में जाने से पहले तैयार कर लेना। ये गेस्ट पेपर से लिया गया है और गेस्ट पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये सारा आप तैयार कर लेना भैया। ये हमारा हो गया 20 MCQ प्रश्न एक गेस्ट पेपर में से। अब हम लोग शुरुआत करेंगे जो खंड बा है, वर्णात्मक प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा सॉल्यूशन के साथ। अब हम लोग देखने वाले जो खंड बा है, खंड बा जो कि वर्णात्मक प्रश्न, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी और उसमें आपको 50 में 50 अंक करना है। ठीक है, और आप लोग बहुत ध्यान से समझना, ये गेस्ट पेपर में से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से समझना। देखो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए 6 नंबर का। देखो इसमें 2 गद्यांश रहेगा, कोई एक का उत्तर देना है। ठीक है, अगर आपको पहला नहीं आता तो दूसरा कर लेना, नहीं आता मान लो दोनों तो भी करके आना, छोड़कर मत आना। छोड़कर आने से आपका नंबर कट ही जाता है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि का वाला भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहां भी बहुत थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह से यहां की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह से यहां भिन्न भिन्न संप्रदायों की गिनती भी आसान नहीं है। अब यहां से आपका अंडरलाइन है गया रेखांकित अंश। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे या एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह, या एक जाति नहीं बल्कि अनेक जाति का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को गहराई नहीं बल्कि विभिन्नता ही नजर आती है। ये हमारा 6 अंक का है। इसमें 3 प्रश्न हैं। देखो अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा बच्चों सॉल्यूशन के साथ। देखो 3 प्रश्न हैं, ध्यान से समझो। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ पाठ अथवा लेखक का नाम लिखो 2 नंबर का। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर का। साथ में प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है 2 नंबर। 3 क्वेश्चन कर लोगे 6 नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ को समझते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ठीक है, अब इसको आपको अलग पेन से हाईलाइट करना है, द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्गृत है। जो पाठ का नाम, पाठ और लेखक, इसको एक अलग पेन से हाईलाइट करना है ताकि एग्जामिनर जब एक बार देखे तो लगे एक टॉपर की कॉपी है। अब रेखांकित अंश भैया करने से पहले 1-2 बार आप पढ़ लेना रेखांकित अंश। ठीक है, अब यहां आप लोग हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, देखो ध्यान से समझो, का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देश के वासी अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूप से अभिन्न हो, मतलब उनको नहीं पता हो यहाँ का सब कुछ, ठीक है, को घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, या एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है। ठीक है, एंड दूसरे देश के वासी, ध्यान से समझो, दूसरे देश के वासी इस प्रकार की बातों से आश्चर्य करने का योग कुछ भी नहीं, क्योंकि वे इस देश को ऊपर ही अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं और इस प्रकार की गहराई में नहीं जाते, गहराई में नहीं उतरते। निश्चित ही ऐसे लोगों को विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी। लो भैया आप बना के भी लिख सकते हो, 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखो इस गद्यांश में लेखक क्या समझाना चाहता है। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक भारत भूमि की विभिन्नता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप से वर्णन करता है। इससे लेखक अपने देश और उनकी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना झलकती है। अब ये आप कर लोगे 2 नंबर, टोटल आपको 6 अंक मिल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, जाके देख लो, क्वेश्चन बैंक में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, अब अगर मान लो आपको ना आए तो आप ये वाला कर सकते हो, भैया ईश्वरा तू ना गई मेरे मन से वाले चैप्टर से। देखो खा वाला अगर ना आए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ईश्वरा का यही अनोखा वरदान जिस मनुष्य के हृदय में घर बना लेती है, ठीक है, घर बना लेती है, वह उस चीज का आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद होता है, बल्कि उन वस्तुओं का दुख उठाता है जो दूसरों के पास होता है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव जो है उनके हृदय में डंस मारते रहते हैं। डंस के इस दाह को भोगना अच्छी बात नहीं है, मगर एक नई स्त्रीयालु जो व्यक्ति है वो करे भी तो क्या आदत से लाचार होता है और उसको ये भोगना ही पड़ता है। ठीक है, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। जैसे आपके पास है फिर भी अगर दूसरा कोई कुछ ले आया तो वो क्यों लाया ये सोचकर मतलब जलन होता है।
प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या करो 2 नंबर, और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है 2 नंबर। तो आप ये वाला HW में घर पे जाके तैयार करना, मैंने एक करा दिया है, एक आप लोग खुद से कर लेना, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। अब हम लोग आते हैं पद्यांश की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए 2 लाइन में आता है हर साल। निम्नलिखित पद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर दो, 6 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। लिखा बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सड़ो जुबड़ जाए, घटत घटत सोना फिर घटे वर्ष मुल्क मिलाए। मैंने बताया था 2 लाइन में आए तो बिहारी लाल जी का, बढ़त बढ़त शब्द आए तो बिहारी लाल जी का। मैंने गद्यांश पद्यांश का ट्रिक ऑलरेडी बता रखा हूं, ठीक है। अब यहां देखो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखो 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या करो 2 नंबर, कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने क्या स्पष्ट किया है 2 नंबर, ठीक है। अब देखो यहां सबसे पहले हम लोग संदर्भ समझते हैं, ठीक है। संदर्भ देखो, पहला संदर्भ प्रस्तुत दोहा कवि और बिहारी लाल, जिसको अलग पेन से लिखना, हाईलाइट जैसे मैंने ब्लू कर रखा है, द्वारा रचित बिहारी सतसई, बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक महाकाव्य, इसको भी अलग से लिखना, से हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित नीति शीर्षक से उद्गृत है। भक्ति नीति, तो भक्ति अलग एक शीर्षक है, नीति अलग है, तो ये नीति से लिया गया है, 2 नंबर आपका पक्का हो गया संदर्भ का। रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग समझ लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा प्रसंग इसमें डाल देना क्योंकि भाई पद्य में जरूरी होता है। तो प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्णन किया। व्याख्या समझ लो बच्चों, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या। देखो कवि का कथन है, कवि का कहना है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। जब आपके पास ज्यादा धन हो जाता है तो आपके पास मन भी बढ़ जाता है। पहले आप जब आपके पास धन नहीं रहता था तो आप रोटी खा के फिर आप गुजारा कर लेते थे। जब आपके पास ज्यादा धन हो गया तो हमें 5 स्टार होटल में जाना है, 2-3 हजार का खाना खाना है, तो वो चीज होता है, ठीक है। किंतु जब धन घट जाने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, लेकिन जब अचानक से धन कम हो जाए तो ये मन रूपी कमल नहीं घटता, ये बात ध्यान रखना। अपितु समूल नष्ट हो जाता, धन के बढ़ने पर मन की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख के मरे हुए के समान हो जाता है, ठीक है। छोटा सा व्याख्या है। अब एक क्वेश्चन और था भैया, देख लो यहां लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन और था, कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने क्या स्पष्ट किया है। तो सभी को पता है कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने क्या स्पष्ट किया है। देखो यहां ध्यान से देखो, कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने यह स्पष्ट किया है, धन के बढ़ने पर मन को नियंत्रित करना चाहिए, अन्यथा धन न रहने पर बहुत कष्ट होता है। जब आपके पास ज्यादा धन हो, मन को नियंत्रित करो, धन को एक अच्छा जगह लगाओ, ठीक है। फिर अगर धन नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा कष्ट होगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर ना आए तो आप ये वाला कर लेना भैया, खा वाला, कि सच्चा प्रेम है वही जिनकी तृप्ति आन पल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण कहा करो प्रेम पर निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र असम जिनसे विकसित, एंड आत्मा के विकास में मनुष्यता होती है विकसित। आप ये वाला कर सकते हो, ये भी 6 नंबर का आएगा। तो आप लोगों को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट 6 नंबर का गद्यांश, 6 नंबर का पद्यांश करा दिया, 12 नंबर। अब हम लोग आते हैं जो हमारा संस्कृत का गद्यांश पद्यांश गेस्ट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाला हम लोग देखते हैं। यहां तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा का जो होता है वो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी का संदर्भ और हिंदी व्याख्या करो, 5 अंक का आएगा। 5 नंबर आपका फिक्स करा देगा अगर आपने ये एक छोटा सा गद्यांश कर दिया संस्कृत का, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, लिखा वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी एवं बिम्बल गंगा कूले स्थिता, अस्या घटना मुलाकाती पंख धौलम बहुत चंद्रगाते आगता पर्यटका दुर्गंध सभ्यम नित्र आयंत अश्य घटना नाम शुभम विलोकम एवं बहु प्रसन्नते। 2016, 19, 23, 25 बहुत बार आया हुआ है बच्चों, बहुत बार, ठीक है। तो आपको तैयार कर लेना है। अब इसमें देखो, इसमें आपका बच्चा यहां देखो, सबसे पहले आपसे पूछा गया है संदर्भ, कि संदर्भ क्या है इसका। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, कहां से बच्चा, संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्गृत है, ठीक है। वाराणसी पाठ, यहां से हर साल गद्यांश आता है, हर साल बच्चा गद्यांश आता ही है वाराणसी चैप्टर से, ठीक है। तो ये आप लोग तैयार कर लेना। संदर्भ भैया 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। फिर हमारा आता है प्रसंग। देखो प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। देखो प्रसंग लिखा हुआ, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया। वाराणसी के हर एक जो गद्यांश में आप सेम संदर्भ और सेम प्रसंग लिख सकते हो, सेम, क्योंकि ये चीज हर एक में लागू होगा, केवल आपको चेंज क्या करना, अनुवाद। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यह स्वच्छ जल के गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंख श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं और
यानी कि असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से दिन प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इनके घाटों की शोभा देखकर बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। तो ये आप कर लोगे, 5 अंक आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ना आए तो आपके पास चॉइस भी है, आप दूसरा वाला कर सकते हो। देखो ये वाला अथमा वाला, भारतीय संस्कृति वाला, अस्माका संस्कृता सदा गतिशीला वर्धता मानव जीवन संस्कृतम यथा नवम विचारधाम स्वाभिगतम नवम शक्ति अर्थ दुरागा युक्तम कल्याणकारी तथस्थम भवतम एंड गतिशीला रहस्य मानव जीवन सतत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी तैयार कर लेना। दोनों तैयार कर लोगे तो बिल्कुल आप छोड़ कर नहीं आओगे, बिल्कुल, ठीक है। आगे आ जाओ, अब हमारा आता है संस्कृत का पद्यांश, बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है 5 नंबर का, ठीक है। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी का आपको हिंदी अनुवाद करना है 5 अंक का, ठीक है। ये पूरा तैयार कर लेना, अभी आप पूरा समझ लो, ठीक है। पीडीएफ में आपको दे दूंगा बच्चों, टेंशन मत लो, मैं आपको पीडीएफ पूरा दे दूंगा। देखो लिखा हुआ सर्वे भवन सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रं पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं संदर्भ इसका। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, गेस्ट पेपर में से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर्वे भवन सुखिना वाला, ठीक है। अब छोटा सा प्रसंग और व्याख्या डाल दो बस। देखो छोटा सा प्रसंग आप लिख देना जो भी जानते हो। प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, अर्थात सबका कल्याण हो, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने, ठीक है। ये हमारा 5 अंक पक्का हो गया। लेकिन नहीं आता तो दूसरा वाला कर लेना। किस्वत गुरुत्रम मुंह में किस्वत साखात किस्वत शीघ्रम अर्थात किस्वत बहुत तिरात, ठीक है। अभी और भी होगा 2 लाइन ये, ठीक है। देखो माता गुरुत्र मुंह का मन शीघ्र चिंता बहुत, ठीक है। ये एक मतलब पहेली है जो कि पूछा जाता है, एक बहुत ही ज्यादा अच्छा चीज है, आप लोग देखना, ठीक है। जीवन सूत्राणी वाले चैप्टर से लिया गया है, जीवन सूत्राणी वाले, ठीक है। तो ये आपका संस्कृत का गद्यांश पद्यांश 5 + 5 10 नंबर पक्का करा दिया। अब देखो सबसे ज्यादा भैया स्पेशल बात कि आपका आता है 5वां नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आपको एक प्रश्न का उत्तर देना 3 अंक का। देखो खंड काव्य जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, खंड काव्य हर जिले का अलग अलग होता है। तो आपको करना क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम कमेंट कर देना, आप किस जिले से हो वो आप कमेंट कर दो, फिर मैं आपको बता दूंगा आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा 99 18 86 31 96 इसी पर, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना, ठीक है। खंड काव्य में कौन कौन सा आता है, देखो सबसे ज्यादा आप लोग ध्यान से समझना। देखो अग्र पूजा खंड काव्य आता है, तुमुल खंड काव्य आता है, जय सुभाष खंड काव्य आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा खंड काव्य है भैया, बहुत सारा खंड काव्य है। देखो मुक्ति दूत खंड काव्य आता है, ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है, कर्मवीर भरत खंड काव्य आता है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य आता है, ठीक है। ये सारे खंड काव्य है। मातृभूमि कर्ण खंड काव्य, इसमें से कोई एक, सबके 2-2 पार्ट हैं, जैसे पहला दूसरा, इसमें से भी एक कोई करना है, ठीक है। आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखना। बस आप अपने जिले का नाम कमेंट कर देना, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखो 6 का जो है वो है जीवन परिचय, और जीवन परिचय तो भैया जो बताएंगे वही आएगा। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो 5 अंक का, ठीक है। आपको 3 ही तैयार करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर गंगार प्रसाद, जयप्रकाश भारती, बहुत है भैया, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, जरूर आएगा। बस तैयार कर लो। लिखना कैसे, 3 स्टेप में, ध्यान से देखो 3 स्टेप में। आपको सबसे पहले ऊपर संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देना है, ठीक है, मैंने बता भी रखा है। फिर एक बड़ा सा जीवन परिचय, कोई सा भी आप लिख लो, फिर रचना, उनकी रचना, ठीक है। आप किसी का भी लिख रहे हो, चाहे कवि का या लेखक का, इन्हीं 3 स्टेप में लिख देना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये हमारा हो गया लेखक का, बहुत इंपॉर्टेंट भैया 2027 पेपर के लिए तैयार कर लेना। अब ऐसे ही हमारा कवि का आता है, देखो कवि का जीवन परिचय, देखो खा वाला, देखो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो 5 अंक का।
सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2027 पेपर के लिए। आप कवि और लेखक का तैयार कर लो, 5+5 10 नंबर तो आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये गेस्ट पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना, ठीक है। अब आते हैं हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। अपनी पाठ्य पुस्तक की संस्कृत खंड में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो जो प्रश्न पत्र में ना हो। जो प्रश्न पत्र में है उसको बिल्कुल मत लिखना, जैसे आपका सर्वे भवंत वाला है, किस्वत गुरुत्तम भूमि वाला है, तो आपको लिखना है बंधनम मल्लम विजयो जप पराजय वीरतसमो वीरा वीर भाव ही वीरता, ये वाला लिख देना जो पेपर में नहीं है। ये हमारा हो गया श्लोक। अब आगे आ जाओ भैया, आपको संस्कृत के कुछ प्रश्न उत्तर करने होंगे। देखो 8वां नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दो, 2 नंबर मिल जाएगा। देखो वाराणसी नगरी कुत्र स्थित, तो वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थित, ठीक है। आगे वीरा केन पूज्यते, वीरा वीरेण पूज्यते, ग्रामीणा का, देखो चंद्रशेखरा का आसित, चंद्रशेखरा देशभक्ता आसित, कोई 2 ही करना है। ग्रामीणा का उपासक, ग्रामीणा पहलियम उपासक, ठीक है। तो आपको 2 ही करना है, इसमें से 2-3 आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब हमारा आता है बच्चों सबसे ज्यादा नंबर का, हमारा 7 नंबर का निबंध। देखो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो, 7 नंबर का। देखो बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान बहुत इंपॉर्टेंट है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से तैयार करना है ये वाला। योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए, बिल्कुल से तैयार कर लेना ये वाला। वृक्षारोपण का महत्व एंड विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये 5 आप तैयार कर लेना। और अगर आप हेडिंग बना के लिखोगे भैया निबंध, हेडिंग बना के, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। आप कहोगे सर मान लो हमें हेडिंग ना याद हो, तो आप ट्रिक समझ लो बच्चा। 4 ऐसे हेडिंग जो हर एक में कॉमन होता है किसी भी निबंध में। पहला रूपरेखा, रूपरेखा हर एक में कॉमन होता है। आप कोई सा भी निबंध लिख रहे हो, रूपरेखा आपका पहला हेडिंग होगा, फिर उसके बाद दूसरा हेडिंग प्रस्तावना, हर एक में प्रस्तावना, ठीक है, हर एक में कॉमन होगा। तीसरा फिर आप जो चीज लिख रहे हो उसका अर्थ लिख देना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और सबसे लास्ट में 1-2 हेडिंग बीच में और डिस्कस करके सबसे लास्ट में आपको उपसंहार वाला हेडिंग लिखना है। ये 4 ऐसे हेडिंग हैं जो हर एक निबंध में कॉमन होता है, और फिर आपको 1-2 हेडिंग और बना के लिख देना, बस आपका पूरा निबंध कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट पत्र। पत्र जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो 10वां नंबर, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखे जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया हो, 4 नंबर का। अथवा नहीं आता तो अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों के लिए एक दैनिक संपादक को पत्र लिखिए, ठीक है। मैं आपको 3 पत्र करा दूंगा बच्चों, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, बस, ठीक है। ये आप लोग जरूर से तैयार करना, गेस्ट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा हिंदी का गेस्ट पेपर, इनका पूरा सॉल्यूशन बता दिया। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लेना बच्चों, ठीक है, 99 18 86 31 96, इसी नंबर पे। और जितने बच्चे क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, क्रैश कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, पूरा आपको सिलेबस या फिर आपके जो भी गेस्ट पेपर, जो भी टेस्ट वगैरह सब कुछ, तो आप लोग ज्वाइन कर लो बच्चों, हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लो जल्दी से। और ये हिंदी का गेस्ट पेपर हो चुका है, और में है 2027 बोर्ड में भैया इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज का ये इंग्लिश का मॉडल पेपर आप लोग जरूर तैयार करके बोर्ड हॉल पेपर में जाना, ठीक है। ये मॉडल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। आपको अगर इंग्लिश से डर लग रहा है तो ये मॉडल पेपर आप तैयार कर लो, आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा 2027 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा गेस्ट पेपर, मतलब बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट पेपर है। इसमें सारे गेस्ट क्वेश्चंस हैं जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। और अब की बार हमें टॉपर बनना है, 95% लाना है। बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है ये इंग्लिश का पेपर का 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने भी स्टूडेंट अभी हिंदी का क्लास एंड जो आप लोगों का विज्ञान का मॉडल पेपर, सामाजिक विज्ञान, गणित का मॉडल पेपर नहीं देखे हो तो जरूर से देख लेना, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इंग्लिश का मॉडल पेपर लाइए, इंग्लिश का गेस्ट पेपर लाइए, जहां से बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए। तो ये है आज का हमारा क्लास 10 इंग्लिश का गेस्ट पेपर 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको जैसे हाथ में पेपर दिया जाएगा, आपको यहां अपना रूल नंबर और नाम लिखना होगा। रूल नंबर और नाम जरूर से लिख देना। जैसे आपका रूल नंबर है 22 13 71 94 और अपना नाम लिख देना। जैसे मेरा नाम है सरमन
श्रवण गोस्वामी। ठीक है, तो अपना नाम और रोल नंबर जरूर लिखना, जो आपके क्लासरूम में टीचर होंगे वो चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो ये है 2027 इंग्लिश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर। ठीक है, एंड आपका जो पेपर कोड है 817 DC, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर कोड है, आपको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है। ठीक है, देखो जो टाइम रहेगा वो रहेगा 3 hours 15 minutes, 3 hours अर्थात 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करना है, 15 मिनट पूरा पेपर पढ़ना है और देखना आपको कितना प्रश्न आता है। ठीक है, और जो मैक्स मार्क्स यानी कि पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, देखो पेपर करने से पहले हम लोग थोड़ा सा भैया इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, थोड़ा सा निर्देश समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड ओनली फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। आप पढ़ो, देखो आपको कितना नंबर आता है, कितना नंबर आपको नहीं आता। ठीक है, इसलिए दिया जाता है। एंड दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, ये क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, अब इसमें जो सेक्शन ए होगा वो कंटेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए में 20 अंक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। अगर नहीं आता, मान लो बोर्ड एग्जाम में आप चले गए, तो अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, जो एमसीक्यू प्रश्न है, एमसीक्यू प्रश्न उसका ट्रिक भी बताएंगे, एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। एंड कैंडिडेट हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द OMR सीट। सेक्शन बी जो रहेगा वो कंटेंट डिस्क्राइब टाइप क्वेश्चंस होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सेक्शन बी में। एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारा क्वेश्चन करना अनिवार्य है। मार्क्स इंडिकेटर इंग्लिश क्वेश्चन, और क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ कौन सा, 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले सेक्शन ए से, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए, और सेक्शन ए जो होगा वो MCQ प्रश्न होगा। ठीक है, MCQ प्रश्न 20 में 20 अंक हम लोग पक्का करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है बच्चों, तैयार करके जाना बोर्ड हॉल में जाने से पहले। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक एक छोटा सा पैसेज रहेगा, जिसमें 3 MCQ प्रश्न रहेगा। 3 MCQ प्रश्न, देखो जैसा लिखा हुआ, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले आप ये पैसेज ध्यान से पढ़ो, सबसे पहले आपको ये पैसेज ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज है, कई बार आ चुका है। लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट बैडली स्प्रेड बैड हैबिट इज यूज द तंबाकू, यानी कि जो एक बहुत ही बुरी आदत है जिसका उपयोग जो है वो तंबाकू जो उपयोग किया जा रहा है, ये एक बहुत ही बुरी आदत है जो कि बहुत तेजी से मतलब वेडली स्प्रेड मतलब बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग निकाल लोगे तो ज्यादा बेटर है। तंबाकू इज नाउ स्मोक्ड आर चिल्ड बाय द मैन, जिसका यूज मेंस भी कर रहे हैं, मतलब मनुष्य भी, वुमेन्स भी कर रहे हैं, मतलब जो औरतें हैं वो भी करते हैं, एंड इवन चिल्ड्रंस ऑलमोस्ट ओवर द वर्ल्ड, और यहां तक कि जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, वो भी इसको चबा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। लिखा है कि उससे भैया बीमारी हो सकता है, बहुत खतरनाक, फिर भी चबा रहे हैं। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में, यानी कि पूरे संसार में इसका यूज हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है, भी आप तुरंत कर लोगे भैया, एक बार ध्यान से पढ़ो तो सही। ठीक है, एंड was brought into the यूरोप, ये यूरोप से मतलब लाया गया फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से किसके द्वारा, सर वाल्टर रायले द्वारा। वाल्टर रायले ने लाया था 4 centuries ago, यानी कि 4 शताब्दी पहले। दीज स्प्रेड, ठीक है, एवरीवेयर, जो सभी जगह फैल गया, ये बहुत तेजी से सभी जगह फैल गया। तंबाकू इज नॉट गुड, तंबाकू जो है उसका यूज बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत बेकार आदत है, फिर भी लोग यूज कर रहे हैं। एवर इफ नॉट यूज एक्सेस, ठीक है, वन द हैबिट ऑफ यूजिंग तंबाकू, ठीक है, अगर आप तंबाकू का यूज आप एक बार कर लिए तो फिर इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रीड इट, तो उसको छुटकारा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे पहले पैसेज का हिंदी मीनिंग निकालो, ध्यान रखना हिंदी मीनिंग। अब देखो जो पैसेज होगा उसमें 3 प्रश्न रहेगा, आप ध्यान से समझो ट्रिक। पहले क्वेश्चन का ऊपर आपको सबसे ऊपर मिलेगा, दूसरे का बीच में और तीसरे का सबसे नीचे आंसर मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसमें देखो मैं आपको 3 ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा और आपको सब कुछ उसी में मिल जाएगा पैसेज में। पहला, तंबाकू इज यूज्ड, तंबाकू जो यूज किया जाता है कहां, समवेयर, कुछ ही जगह नहीं, इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ ही भागों में, मतलब विश्व के कुछ ही भागों में नहीं, नो ओवर इन द वर्ल्ड नहीं, आपको लिखना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लगभग पूरे
पूरे विश्व में तंबाकू का यूज किया जाता है, जो कि आपको पैसेज में ऊपर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ये पूरे विश्व में यूज किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा देखो, गेट रिड ऑफ द हैबिट ऑफ यूजिंग, किसका आदत का छुटकारा पाना बहुत ज्यादा हार्ड है? दूध पीने का नहीं, इसका नहीं, एंड तंबाकू का छुटकारा पाना, अगर आप एक बार यूज कर लिए तो दोबारा उसको आप यूज करोगे क्योंकि वो आदत बन जाती है। 2 नंबर आपका हो चुका है। एक क्वेश्चन और है आप लोगों का यहां, तीसरा एमसीक्यू समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू। देखो 3 एमसीक्यू रहेगा। व्हिच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट नाउ वेयर? नाउ वेयर का मतलब होता है मतलब यहां, यानी कि अब यहां तक, लेकिन इसका होगा एवरीवेयर, सभी जगह भैया। बस हो गया। लो भैया, आपका एक पैसेज से 3 नंबर पक्का हो गया, 3 नंबर पक्का हो गया। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन तैयार कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग तैयार कर लेना है कि क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे आते हैं। देखो ध्यान से समझना, यहां आप लोगों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा हुआ 4 से लेकर 8, मतलब 5 एमसीक्यू जो रहेगा वो ग्रामर से रहेगा, और जो मैं बताऊंगा गेस्ट पेपर में वो आपको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना है। देखो लिखा हुआ चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग, 5 एमसीक्यू, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। लिखा हुआ है देखो, द टीचर द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर्स। अब देखो यहां आपको क्या यूज करना है, यहां आपको यूज करना है प्रेजेंट टेंस, यानी कि रीच हो जाएगा। ठीक है, टीचर्स है तो इसलिए रीच हो जाएगा, और सारा हमारा हैव रीच नहीं होगा, विल बी रीचिंग नहीं होगा, विल हैव रीच नहीं। आपका जो रहेगा वो आपका रीच रहेगा, क्योंकि इधर आपका विल है यानी कि फ्यूचर है, तो इधर आपका प्रेजेंट में बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एमसीक्यू 1 नंबर के लिए, मतलब ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तैयार कर लो भैया सारा क्वेश्चन मैं आपको, इसलिए सारा आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझा दे रहा हूं। ठीक है, देखो यहाँ 5वां क्वेश्चन है, यहाँ आपका डॉट डॉट है, आगे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी विजिटिंग नेक्स्ट वीक। अब देखो इसमें आपको कौन सा आर्टिकल भरना है, एन भरना है या द भरना है या नो आर्टिकल या ए। देखो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, जैसे आपका अगर कोई भी चीज है उसके आगे आपको भरना, अगर वो अक्षर आगे का स्टार्ट हो ए ई आई ओ यू, तो इस पे तो आप हमेशा 2 2 4 1 5 तो एन भरना, और सारे वर्ड से ए भरना। अब कोई ऐतिहासिक चीज जैसे द ताजमहल, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, तो आपको क्या भरना है, बड़ी चीज महान चीजों के लिए द भरना है। तो यहां प्रेसिडेंट के लिए आप क्या भरोगे, द आर्टिकल भरोगे। 3 ही आर्टिकल है, ठीक है, तो आप द वाला भरना। ठीक है, आपका द वाला आर्टिकल सही है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना, अगर द प्राइम मिनिस्टर आए चाहे द प्रेसिडेंट, आपको द भरना है। ओके, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो ये है द रोड, फिर स्लेस है ऑफ ऑवे वी रूल द मस्ट। ये आपका है रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढो, फिर आप वर्ब ढूंढो, फिर आप ऑब्जेक्ट ढूंढो, फिर आप अदर वर्ड। अगर ऐसे आप चलोगे तो बहुत सारा आप आसानी से बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस तैयार करके ही जाना। देखो द देखो इसमें वी जो है वो आपका सब्जेक्ट है, वी, क्योंकि हम, तो इसमें जो वी है वो आपका है, तो पहला वैसे ही गलत है। ठीक है, अब वी के साथ आप क्या लगाओगे, वी के साथ आप लोगों को क्या लगाना है, वी मस्ट लगेगा। ठीक है, तो यहां आपका वी अवे है, ये भी गलत है। ठीक है, अब आगे आ जाओ, यहां हमारा वी मस्ट अवे द रूल्स ऑफ द रोड, ये वाला सही है। ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है और सारा हमारा गलत है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ओके, 6 क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझो 7वां नंबर क्वेश्चन। अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, स्पेलिंग से रिलेटेड 1 नंबर जरूर आएगा। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसफिल्ड, 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसमें हमारा गलत क्या है, मतलब मिसफिल्ड क्या है, इन चारों ऑप्शन में आपको कौन सा स्पेलिंग है जो गलत है। ठीक है, ये आपको बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां अगर हम डिफिनीशन DEFIN बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इसे मतलब गलत करना है, हमें गलत वाला बताना है। तो डिफिशिएंसी बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड डिलीसेंट भी सही है, डिलीसेंट, एंड DEMO एंड डिमोन्स्ट्रेशन नहीं, यहां आपका जो स्पेलिंग रहेगा वो DE रहेगा, ये एक ही जगह E रहेगा, तब आपका सही रहेगा। तो ये हमारा गलत है, मतलब मिसफिल्ड है। ठीक है, 1 नंबर आपका ये बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे आ जाओ आप लोग, 8 नंबर क्वेश्चन देखो, ही इज हेल्पफुल टू मी। अब इसको चेंज इनटू द फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको चेंज करना है। आपको पता है फ्यूचर में विल या शैल लगता है, सभी को पता है विल या शैल। अब जिसमें विल या शैल ना उसको पहले ही काट दो। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसमें आप
आपका ही वॉज है पास्ट में हो गया, ही हेल्प्स है प्रेजेंट में हो गया, ही विल बी बिल्कुल सही है। आपको वैसे ही पता चल गया कि विल केवल एक में ही लगा है, तो वैसे ही पता चल गया कि ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है। अगर पास्ट पूछता तो वाज वाला करते। ध्यान से समझो, इंग्लिश में अगर 95 लाना है तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आ जाओ मेरे प्यारे लाडलो। अब हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसके लिए एक छोटा सा पैसेज रहेगा जो कि प्रोज से रहेगा, ध्यान देना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, ठीक है, ध्यान से समझ लो। लिखा हुआ है रीड, आपको 9 से 10 दो ऑब्जेक्टिव रहेगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड फॉलोइंग, आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले आप थोड़ा सा पैसेज को ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा पैसेज को पढ़ते हैं, फिर आप देखना सारा सही करोगे। देखो इनसाइड द क्लाउड्स, यानी कि बादल के मतलब जो इनसाइड्स थे, मतलब चारों ओर एवरी थिंग वाज सडनली ब्लैक, सारा कुछ जो है सडनली अचानक से काला हो गया, काला हो गया मतलब बहुत ज्यादा। एंड इट वाज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल था टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के जो चारों तरफ देखना इम्पॉसिबल था क्योंकि सब कुछ काला हो गया था, ठीक है। एंड द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्ट इन एयर, और जो ओल्ड यानी कि पुराना जो एरोप्लेन था वो हवा में जंप कर रहा था, उछलने लगा, ठीक है। एंड आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा, मतलब जो एक कंपास होता है जो दिशा निर्देशक होता है। आई वुड नॉट बिलीव माई आईज, मैंने अपने आंखों पर विश्वास नहीं किया। द कंपास, ध्यान से समझो भैया, हिंदी मीनिंग थोड़ा सा समझना पड़ेगा। द कंपास देखो वाज टर्निंग राउंड 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 एंड राउंड, जो कंपास है वो गोल 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 घूम रहा था, ठीक है, गोल गोल घूम रहा था। एंड ही वाज दैट, उसका मतलब वो लगभग खत्म हो चुका था, खराब हो चुका था, ठीक है, डेथ हो गया, मतलब उसका लगभग खराब हो गया। इट वाज नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। अदर इंस्ट्रक्शन वी आर सडनली डेड, और जो और सारे जो यंत्र थे वो भी सडनली डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, और मैं रेडियो सुनने का प्रयास कर रहा था। अब देखो कितना आसान है, आपने एक बार हिंदी मीनिंग समझ लिया। पहला क्वेश्चन देखो, अभी आप आंख मूंद के कर लोगे। द नरेटर वुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन बिकॉज, बताओ जो एरोप्लेन के चारों ओर नरेटर क्यों नहीं दिख पाता था कि ऑल सडनली सब कुछ ब्लैक हो गया था। तो आप लिख सकते हो पीपुल वीआर कमिंग, नहीं भैया लोग नहीं आए थे। एंड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ जो है वो बिल्कुल से ब्लैक हो गया था। बी वाला ऑप्शन सही है और सारा हमारा गलत है, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ, देखो दूसरा वाला आप लोग समझ लो, यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला। अलोंग विथ द कंपास अदर इंस्ट्रूमेंट वाज आल्सो, जो कंपास है उसका क्या डेथ हो गया था, मतलब लगभग खत्म हो जा गया था। और अलग जो और भी इंस्ट्रूमेंट थे वो भी क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। गुड नहीं डेड, ठीक है, याद रखना, वर्किंग नहीं, एंड ये भी नहीं। तो ये अब आप बताओ, इससे आसान आपको लगेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब आता है प्रोज के 3 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके चैप्टर से ऑब्जेक्टिव रहेंगे, बहुत ध्यान से समझना। 11 से 13 मतलब 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एमसीक्यू होगा। वेस्ट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन्स, जो प्रोज के लेसन्स है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके 3 क्वेश्चन भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, यहां से तीनों नंबर आएगा। पहला देखो, इसमें पहला डेमोक्रेसी इलेक्शन वीयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, जो आपका डेमोक्रेसी इलेक्शन है वो साउथ अफ्रीका में लगा था। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और मंडेला जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कब बने थे बताओ? 1990 में नहीं, 1950 में नहीं, 1994 में। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1994 में मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, 1994, हमेशा याद रखना, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। ये गेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाओ बच्चों, 12 नंबर। सी नेम्ड हर डायरी किटी एज, क्यों? सी लव्ड द नेम, या सी हैड ऑलवेज वांटेड, ये जो है किटन, या फिर हर डायरी वाज हर फ्रेंड, उसकी डायरी जो था उसका फ्रेंड था, ठीक है, उसकी डायरी क्या था, उसका फ्रेंड था, याद रखना, ठीक है। यानी कि हमारा वो वाला सही है, सी वाला। आगे आ जाओ, अब एक हमारा कथन और कारण वाला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, एक जरूर आएगा। एसेस्टिंग यानी कि अभिकथन और रीजन और कारण, ठीक है, 1 नंबर जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, लिख लेना, ठीक है। देखो लिखा हुआ लेंचो थॉट, लेंचो सोचता था पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉइज हैं, पोस्ट ऑफिस को जो एम्प्लॉइज हैं वी आर डिसऑनेस्ट, वो बेईमान है, मतलब डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है, ये तो लेंचो सोच ही रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम बुक के अनुसार चलें तो ये लेंचो रीजन, ही एज्यूम्ड दे हैड स्टोलन पार्ट्स ऑफ मनी गॉड सेंड, जो भगवान ने हमें पैसे भेजे थे, यानी कि जो पैसा भेजा था उसमें से उन लोगों ने लगभग 30 पैसे चुरा लिए, जबकि ये किए नहीं थे, बट ऐसा लेंचो सोच रहा
रहा था, अगर हम बुक के अनुसार देखें तो बोथ ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या दे रहा है। भाई हम यही कहेंगे बुक के अनुसार कि ये सही है, लेकिन ये लैंचो जो सोच रहा था ये सही नहीं सोच रहा था, बट हम बुक के अनुसार देखेंगे तो ये सही है। 13 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और आ जाओ, यहां जो 14 और 15 रहेगा, ये आपका जो पोएट्री है, ध्यान से समझ लो, पोएट्री का एक छोटा सा स्टेंजा से आपका 2 क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। बताओ 2 क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, आपका गेस्ट पेपर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, 2 अंक आपका पक्का हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 से 15 है, रीड द फॉलोइंग, पूछ एक्स्ट्रा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो शम से कुछ लोगों का कहना है द वर्ल्ड विल एंड द फायर, जो वर्ल्ड का विनाश है वो फायर से होगा। यहां जो फायर एंड जो हमारा सम से आइस, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आइस से होगा अर्थात बर्फ से होगा। यहां जो इन दोनों का तुलना है वो घृणा और इच्छा से किया जा रहा है, मतलब जो एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, सेकंड जिसकी इच्छा ही ना खत्म हो, ठीक है, इससे हो रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ठीक है, इच्छा, एंड आई होल्ड डोज द फायर, ठीक है। अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, बहुत आसान है भैया, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तुरंत ही बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ इसमें पहला प्रश्न है कि सम पीपुल से दैट द वर्ल्ड विल एंड फायर, ये आपका फायर है, 2 ही आपका था, एक फायर एक आइस, तो आपका अगर इसमें फायर ही ऑप्शन है तो फायर लगाओ, आइस नहीं है, एक ही रहेगा, चाहे फायर या आइस, ठीक है। 1 नंबर क्लियर। अगला आ जाओ, व्हाट डू यू मीन्स ऑफ होल्ड, होल्ड का मतलब है किसी चीज को ऐसे पकड़ के ऐसे रखो, यानी कि होल्ड बनाए रखना, अर्थात नीचे से सपोर्ट बनाए रखना, तो वो हो जाएगा सपोर्ट। डिजायर नहीं होगा, स्काई नहीं होगा, कंफर्ट नहीं होगा, वो हमारा हो जाएगा सपोर्ट, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। अब हमारा 5 जो क्वेश्चन आएगा वो सप्लीमेंट्री रीडर से आएगा, 5 MCQ, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो 16 नंबर, मतलब 16 से 20, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर और 18 नंबर और 19 नंबर और 20 नंबर, 5 MCQ रहेगा जो कि आपका सप्लीमेंट्री रीडर से रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहां का रहेगा बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन बुक विदाउट फुट ऑफ प्रिंट, या चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 अंक आपको मिल जाएगा, 5 क्वेश्चंस करने हैं इसमें। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, जब क्लिनिक पे ट्रिकी जो था, एक डॉग था, एक डॉगी था जो कि बहुत ज्यादा आलसी हो गया था, एक रिच फैमिली, एक रिच जो है फैमिली में रह के वो बहुत ज्यादा आलसी हो गया था, उसका जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो उनको नहीं, डॉक्टर ने कहा था इनके 2 दिन के लिए खाना पीना सब कुछ बंद कर दो, इंजेक्शन नहीं, नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए, चॉकलेट्स तो बिल्कुल नहीं। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है कि 2 दिन के लिए आप इनका खाना पीना बंद कर दो। अब जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो दिमाग क्या लगाएंगे कि डॉक्टर हमेशा यही कहते हैं कि उनको सुई लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, इंजेक्शन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर हमेशा ये नहीं सोचते कि बच्चा को इंजेक्शन ही लगाने, वो भी भला ही सोचते हैं कितना कम लगे इंजेक्शन भाई, ठीक है। डर तो सबको लगता है इंजेक्शन से, हमें खुद लगता है, हम खुद डरते हैं बहुत ज्यादा। देखो आगे आ जाओ, 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझना। हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही वुड कुक बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड वर्क एंड फूड, वो चाहता था, वो काम चाहता था और खाना चाहता था। कोई भी जो इंसान है जो मतलब ऐसे बेरोजगार है तो वो सोचेगा कि हमें खाना मिल जाए, काम मिल जाए, बस बहुत है मेरे लिए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है और सारा हमारा गलत है। ध्यान से समझो भैया गेस्ट पेपर को, मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर करा रहा हूं। 18 नंबर क्वेश्चन समझो, यहां 18 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ इट वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर द हॉर्स टू ब्रेक ओपन द सेफ एज ही स्टोल इन द नाइट, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ही केयरफुली अरेंज द स्टोल, नहीं, ही हैड स्पेंट हिज लाइफ विथ ए सेफ एंड लॉक। सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। एंड 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो भैया गेस्ट पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आएगा। व्हाट डिड ईव राइट स्टार्ट कलेक्टेड इन चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड में ईव राइट ने क्या चीजें इकट्ठा किया, बटरफ्लाइज बिल्कुल सही, स्टाम्प भी इकट्ठा किया था, कॉइन्स भी, यानी कि ऑल आज दोज, यानी कि सभी चीजों को इकट्ठा किया था, ठीक है। 19 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन समझ लो, लास्ट वाला देखो, यहां आप लोग लास्ट वाला समझो, 20 वाला। मिसेज मटिल्डा लोइस वेंट टू मैडम फॉरेस्ट टू व्रो, बताओ
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो क्या चीज उनका चोरी हुआ था? ए ब्यूटीफुल ट्रस्ट ने, ए नेकलेस, एक नेकलेस चोरी हुआ था, एक नेकलेस, ठीक है, एक नेकलेस। बस सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हमारा हो गया 20 में 20, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न बच्चों। ये इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, आपको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना है पेपर देने। ये गेस्ट पेपर है, आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे जो हमारा सेक्शन वी है, जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। सेक्शन वी, एक एक क्वेश्चन को समझना। अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा पूरा, पहले क्वेश्चन समझ लो कैसा आएगा। अब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी और ये 50 में 50 अंक आप लोगों को करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको सारा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इसमें देखो 21 नंबर 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 21 नंबर है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 7 नंबर का, ठीक है। एक पैसेज रहेगा, वो भी अनसीन पैसेज, आपको 7 नंबर देखा जाएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करना है। देखो सबसे पहले अनसीन पैसेज में क्या होता है कि आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ो और याद रखना कि आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, आपका सबसे ऊपर पहला क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आपका दूसरा, फिर उसके नीचे, तीसरा सबसे लास्ट में नीचे वाले का, ठीक है। ऐसे आपको ढूंढना है। देखो रॉबिन हुड, एक रॉबिन हुड नाम का जो लड़का था या फिर जो कह दो जो कि एक डाकू था, वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटला, ठीक है। वो जो लीडर था आउटला कंपनी का, डाकुओं का लीडर था, हु लिव्ड इन सैरूड फॉरेस्ट, वो सैरूड फॉरेस्ट, एक सैरूड नाम का जो जंगल था वहां रहता था, ठीक है। एंड हिज नेम वाज टेरियर रिच ट्रैवलर, और वो जो है रिच ट्रैवलर, जो अमीर लोग होते थे उनको लूटता था। बट ही वाज लव्ड बाय द पुअर, लेकिन वो गरीबों से प्यार करता था, मतलब अच्छा इंसान था, ठीक है। और ही शेव्ड फ्रॉम द क्यूरल्स लीडर्स एंड ऑफेंस हेल्प विथ मनी, और उनका जो है गरीबों का पैसों से मदद भी करता था। लेकिन द शेरिफ, एक शेरिफ नाम का बंदा था जो कि ऑफ द नियर बाई टाउन्स वाज बिटर एनिमी, जो उनके नगर के बगल रहता था, वो उनका सबसे कट्टर दुश्मन था। एंड आफ्टर मेनी अटेम्प्ट, कुछ अटेम्प्ट के बाद द कैच रेवेन्यूड को नहीं पकड़ पाया, तो द शेरिफ वन डे डिक्लेयर्ड किया, मतलब अनाउंस किया क्या, इन द हियरिंग मनी, मतलब अगर आपने उनको पकड़ा तो आई एम विलिंग द गिव हाफ ऑफ वेल्थ एनी वन, अगर किसी ने पकड़ा तो अपनी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। जैसे आपकी संपत्ति 1 करोड़ का है तो 50 लाख मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। एंड विल हेल्प मी कैच एंड रेवेन्यूड। अब देखो इसमें 4 क्वेश्चन अभी देखना, बहुत आसानी से कर लोगे मेरे प्यारे लाडलो। पहले आप ध्यान से पढ़ लिया करो क्वेश्चन, इसीलिए कहा जाता है 15 मिनट ध्यान से पढ़ा करो। हु वाज रेवेन्यूड एंड वेयर डिड ही लिव, अब बताओ रेवेन्यूड कौन था और वो कहां रहता था, यहां ऊपर ही मिल जाएगा। मैंने कहा सबसे पहले आंसर आपको सबसे ऊपर मिलेगा। रेवेन्यूड वाज द लीडर ऑफ द आउटला कंपनी, ठीक है, आउटला कंपनी, एंड हु लिव्ड इन द सैरूड फॉरेस्ट। बस इतना सा आपको लिख देना है, बस लो 2 नंबर आपके हाथ में आ गया, ठीक है। ऐसे देखो सारा क्वेश्चन इसी में मिल जाएगा। पहला आप लोगों ने देख लिया, चलो दूसरा देखते हैं। देखो Who did Ravenwood help with money? तो देखो Ravenwood help with money the poor man, मतलब जो गरीबों का वो पैसों से मदद करता था। ये दो नंबर हो गया। And who was Ravenwood bitter enemy? Ravenwood का bitter enemy कौन था? आज मैं आपको दिखा देता हूँ कौन था। Ravenwood का जो bitter enemy था वो कौन था? अभी मैंने आपको बताया कि शेरिफ, देखो शेरिफ ऑफ द नियर बाई द बिटर एनिमी, उनका कट्टर दुश्मन था। तो रेवेन्यूड का जो कट्टर दुश्मन था वो कौन था? रेवेन्यूड का जो कट्टर दुश्मन था वो शेरिफ था। ये भी 2 नंबर, मतलब हम लोग 6 नंबर पकड़ गए। एक आपका और है कि which words in the passage means make no publicly announce publicly announce का मतलब अभी मैंने ऊपर बताया था declared, मतलब डिक्लेयर करना, ये भी 1 नंबर। तो ऐसे आप भैया अनसीन पैसेज बहुत आसानी से कर सकते हो। बस जाके एक बार ढूंढो अनसीन पैसेज में, क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। ये 7 के 7 नंबर मैंने आपका पक्का करा दिया तुरंत ही, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, पीडीएफ में आपको दे दूंगा पूरा। अब आ जाओ हमारा 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो यहां लिखा हुआ है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि 4 नंबर मिलेगा। पहला, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, मतलब अपने प्रिंसिपल के कॉलेज को एक एप्लीकेशन लिखना है। स्कूल लिविंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, आपको अपना फुल फी कंसेशन चाहिए। रिक्वेस्टिंग मतलब हमें शुल्क मुक्ति के लिए। डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर, अपना नाम और रोल नंबर मत लिखना। आराम से टू द प्रिंसिपल आप लिख के आराम से पूरा लिख सकते हो, छाप सकते हो, तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, अभी आप समझ लो कैसा पेपर आएगा। अब ऐसे लेटर आएगा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम अटेंड योर
योर सिस्टर एंड ब्रदर्स मैरिज। आपको एक लेटर लिखना है जिसमें अपने फ्रेंड को, मतलब अपनी सिस्टर या अपने मतलब सिस्टर या ब्रदर की मैरिज में अटेंड होने के लिए, ये आपको मिल जाएगा। अगर आप ये करोगे तो 4 नंबर मिल जाएगा। जो आपको आसान लगे, एप्लीकेशन आता है एप्लीकेशन करना, लेटर आता है लेटर करना, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है 23 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से समझो, ये वाला पेपर लिखा हुआ है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 6 नंबर का आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है, कम से कम 80 से 100 वर्ड्स। देखो, राइट ये रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन इन योर विलेज इन सिटी, 80 से 100 वर्ड्स। मतलब आपको दिवाली सेलिब्रेशन पे आपको एक रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग जो भी आप जानो दिवाली के बारे में छाप दो, लेकिन मैं कहूंगा ये वाला करना, आर्टिकल वाला आसान होता है। राइट एन आर्टिकल टू द इंपॉर्टेंस ऑफ टैकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, 80 से 100 वर्ड्स। मतलब आपको 60 से 80 वर्ड या 80 से 100 वर्ड 6 नंबर मिल जाएगा। आपको जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपको उसके बारे में लिखना, उसका बेनिफिट लिखना है, उससे आपको क्या क्या लाभ मिला वो चीज आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ 6 नंबर आपको मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक आपको करना है, 6 अंक आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया भैया 10 अंक आपका यहां से हो जाएगा, क्योंकि 6 नंबर ये और 4 नंबर लेटर का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ग्रामर सेक्शन पे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो 24 नंबर क्वेश्चन ए, देखो ये आपका जो है ग्रामर से, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखो लिखा हुआ द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। बहुत आसान है। देखो आपका अगर इंट्रोगेटिव है तो यहां सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लगा देना, आस्क्ड, और ये वेयर यहां कर देना, और फिर आप आराम से सिंपल में चेंज कर दो बस। ठीक है, ये आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। मैं आपको टॉप 10 लगभग 15 डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव करा दूंगा, और भी जो है ट्रांसलेशन सब कुछ, बस आपका पक्का हो जाएगा। भैया आप समझ लो, चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस। देखो ही ऑलवेज हेल्प्स मी, ये आपका प्रेजेंट में है तो इसको आप आराम से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अब ऐसे आपका पंक्चुएशन का भैया 2 नंबर आएगा। ये 2 नंबर पंक्चुएशन का, ये तो बहुत आसान होता है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा वैसे करना। द टीचर सेड टू मी, अब यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगा के डू नॉट वेस्ट योर टाइम, लो 2 नंबर ये भी पक्का हो गया। ठीक है, इसको आप कैपिटल कर लेना, पहला अक्षर, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 6 नंबर हो गया। अब 4 नंबर का आपका एक आएगा ट्रांसलेशन, जैसे डी वाला। देखो, भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। वो एक कुशल प्रशासक एवं संगठन करता थे, और उनके पास, ध्यान से समझो, यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, छोटा सा रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की अद्वितीय क्षमता थी। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव प्रेरणा स्रोत है। 4 नंबर ये मिल जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बस आने वाले क्लासेस में आप ट्रांसलेशन 2 मिनट में कर लोगे। ठीक है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो भैया, डेली आपको क्लासेस मिलता रहता है। ठीक है, अब देखो अगला हमारा आता है 25 नंबर। देखो ये आपका 25 नंबर है। इसमें क्या है, 25 नंबर में ध्यान से समझो, आंसर द फॉलोइंग 30 से 40 वर्ड्स, 6 अंक का, 6 अंक। देखो पक्का हो जाएगा। आपको 2 क्वेश्चन करना है। जैसे पहला, व्हाट आर द मेन प्रोफेशन ऑफ द बेकर्स इन गोवा। जो गोवा के बेकर्स थे उनका मेन चीज क्या था बनाने का, नहीं आता ये वाला लिखो। व्हाई डिड नॉट लाइक टू वी कॉल्ड ये चिल्ड्रन बल्ली। व्हाई डिड नॉट लाइक वल्ली टू वी कॉल्ड चाइल्ड, मतलब वल्ली को जो चाइल्ड कहना क्यों उसको अच्छा नहीं लगता था। तो इन दोनों में से कोई एक करोगे 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपको 2 क्वेश्चन में से आपको कोई एक यहां करना होगा, 3 नंबर मिल जाएगा। देखो बी वाला, व्हाट डज द एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडमदर इन हर डायरी। अपने जो डायरी में एनी फ्रैंक ने अपने फादर और ग्रैंड मदर के बारे में क्या लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करना। और या फिर हाउ डिड द यंग सीगल फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगल जो फैमिली है उन्होंने अपनी पहली उड़ान को कैसे सेलिब्रेट किया। इनमें से कोई एक कर लेना। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना पड़ेगा। अब देखो 26 नंबर एक लॉन्ग करना पड़ेगा। 2 में से कोई एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन जरूर ही करना पड़ेगा। देखो 26 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस 60 वर्ड में करना, एक क्वेश्चन करना है, 4 अंक आपको मिल जाएगा। देखो ए वाला, हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे, सभी को पता, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हर इनॉग्रेशन स्पीच। ठीक है, अपने उद्घाटन स्पीच में जो है नेल्सन मंडेला ने कैसे साउथ अफ्रीका के फ्यूचर को सेव किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कर लेना 4 नंबर का। या फिर नहीं आता, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंचो का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना। जो भी चैप्टर में आप जानते हो वो बहुत गरीब किसान था, वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत मतलब आप जो भी जानो वो लिख दो।
दो, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब होता है आप अच्छे से जो जानो लिख दो, बीच में आप जाके ना जानो तो एंजीन पैसे से कट करके छाप देना, मतलब लिख देना, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आगे आ जाओ भैया, पोएट्री से कुछ हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे देखो 27 नंबर है कि व्हाई डज अमंडा विश टू ए मरमरीड, ठीक है। ये नहीं करना आपको, 4 लाइन का पोयम कर लेना। राइट 4 लाइन्स पोयम प्रेडिक्टेड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी, आपको पेपर में से कॉपी नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। ये 3 नंबर आप बहुत आसानी से पा सकते हैं। एक छोटा सा पोयम आप लिख के 2 पोयम तैयार कर लो, मान लो एक पोयम आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ जाए तो दूसरा आप बहुत आसानी से लिख सको, ठीक है। 2 पोयम आज ही तैयार कर लो। अब अगला आ जाओ, सेंट्रल आइडिया एक आएगा भैया 3 नंबर का, वो तो सभी को पता है। ये देखो सेंट्रल आइडिया, और बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों सेंट्रल आइडिया है। एक आपका 2 जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। राइट सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 3 नंबर का। देखो पहला, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमंडा, इन तीनों में से कोई एक आपको करना है, 3 अंक आपको मिल जाएगा, और इसमें से 2 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तैयार कर लेना। अब हम लोग आते हैं जो हमारा लास्ट यानी कि सप्लीमेंट्री वाली क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन समझो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, 30 से 40 वर्ड, 3 नंबर का। देखो यहां आपको कोई एक करना है। Why was Voli father worried about her? जो वोली के फादर थे वो उस मतलब उनकी लाइफ से दुखी क्यों थे, मतलब वोली के लाइफ से। एंड व्हाट काइंड्स ऑफ द थीफ हरी सिंह वाज, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हरी सिंह के बारे में लिख दो भैया, 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। कोई एक, अब एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना होगा। देखो यहाँ दोनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा, 30 नंबर। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 3 नंबर का। देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड ग्रिफिन एंटर टू लंदन स्टोर एंड व्हाट डिड ही डू हियर, मतलब ग्रिफिन जो है वो लंदन स्टोर में क्यों हला और वहां क्या किया। एंड वी वाला गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना, ठीक है। बस ये है आज का हमारा इंग्लिश का गेस्ट पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये जो गेस्ट पेपर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गेस्ट पेपर आप तैयार कर लेना, आपको इंग्लिश का पेपर देने से पहले। ये इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, ठीक है। इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर आपको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना है पेपर देने, ठीक है। आज का ये वीडियो कैसा लगा, और जितने भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लो प्यारे बच्चों। इन सब का सॉल्यूशन, बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारा नोट्स हर एक सब्जेक्ट का आपको हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर लो, आपका बहुत अच्छे से तैयारी करा देंगे हर एक सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स। वहां जाके आप सिलेबस भी पढ़ सकते हो। क्रैश कोर्स के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप नंबर आप हमारा लिख लो, अभी कॉल या व्हाट्सएप करो वीडियो के बाद। क्यों आप लोग देर कर रहे हो, मेहनत करो हमारे साथ। 99 18 86 31 96, इसी पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। और जितने बच्चे अभी तक हिंदी का मॉडल पेपर एंड आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, गणित का मॉडल पेपर, विज्ञान का मॉडल पेपर नहीं देखा हो तो जरूर से देख लेना, वीडियो के लास्ट में आ जाएगा, देख लेना। और आज के इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, अगर चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।